Good morning students and welcome to our YouTube channel Maqam Online Classes. Students, in last lecture पिछले लेक्चर में हमने पूंजी पर ब्याज की गणना और उसके प्रावधान से संबंधित लेखांकन सीखा था। आज हमारा नया टॉपिक है आहरण पर ब्याज की गणना की विधियाँ। आहरण पर ब्याज जो कि साझेदार जो भी आहरण करते हैं उस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी अलग अलग विधियाँ हैं। किस दशा में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे वो देखें। यहाँ पर इसकी 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है सरल विधि, आहरण पर ब्याज की गणना की पहली है सरल विधि। दूसरी आएगी गुणनफल विधि, और तीसरा आएगा आपका औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि। देखिए बेटा, सरल विधि कब काम आएगी, गुणनफल विधि कब काम आएगी और औसत अवधि विधि कब काम आएगी। सरल विधि, यदि प्रश्न के अंदर हमें पूरे साल का आहरण एक साथ दिया हुआ है कि भाई साझेदारों ने पूरे वर्ष के दौरान 50,000 रुपये, 40,000, 20,000, 80,000, 1 लाख रुपए का आहरण किया और उस पर ब्याज की दर दे रखी है, लेकिन उसके साथ में वार्षिक वगैरह कोई वर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अपन के पास में 2 पार्टियां हैं पी और क्यू, इन दोनों ने जो है इसने किया 30,000 रुपये का आहरण पूरे साल और क्यू ने जो है वो किया 45,000 रुपये का आहरण। अब आहरण पर ब्याज की दर जैसे इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रश्न में दिया हुआ है 6%। कितना दिया हुआ है? 6%। तो इस कंडीशन के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसकी बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन हो जाएगी कि पहला पी है, पी ने 30,000 का आहरण किया, तो बस जो 30,000 है उसका प्रतिशत लिख दिए 6/100, तो 2 0 से 2 0 कर 1800 रुपये इसका ब्याज लगेगा। इसी टाइप से क्यू का, तो क्यू ने जैसा कि 45,000 रुपये का आहरण किया, तो 45,000 गुना 6/100, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 से 270 यानी 2700। तो ये है हमारी सरल विधि जिसके अंतर्गत हमने आहरण पर ब्याज की गणना की। फिर आता है गुणनफल विधि। गुणनफल विधि उस कंडीशन में काम आती है कि जब साझेदारों के आहरण की राशि और उनके बीच समय अंतराल दोनों अनिश्चित होता है। जैसे जब जरूरत होती है तो आहरण कर लेते हैं, अदरवाइज वो आहरण नहीं करते। मतलब हर महीने परमानेंट भी नहीं है कि इतने रुपए वो आहरण के रूप में निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, कोई उनके अंदर फिक्स नहीं है। जब जरूरत हुई, जरूरत के अनुसार पैसा निकाला गया, तो उस कंडीशन के अंदर काम आएगी गुणनफल विधि। और जब पैसा भी फिक्स हो, निश्चित हो, समय भी निश्चित हो आहरण का, तो उस कंडीशन में औसत अवधि विधि काम आएगी। ये जब समय और आहरण की राशि दोनों क्या हो, अनिश्चित, और ये समय और आहरण की राशि दोनों क्या हो, निश्चित हो, तब काम। ओके, गुणनफल विधि अनिश्चित के अंदर और औसत अवधि विधि निश्चित के अंदर। तो बच्चों, हमने सरल विधि को तो समझ लिया, अब हम गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि को एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है गुणनफल विधि का। देखते हैं, एक साझेदार मोहन ने फर्म से निम्न प्रकार आहरण किया। ये उनकी डेट और अमाउंट दे रखा है, डेट और अमाउंट दे रखा है। ठीक है, 1 मई 2018 को 4,000, 1 अगस्त 2018 को 6,000, 31 अक्टूबर 2018 को 5,000 और 1 फरवरी 2019 को 10,000 रुपये। ये तो हो गए उसके आहरण जो उसने अलग अलग तारीखों को अलग अलग राशि का। फिर एक खाते पट्टी बस 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है। 31 मार्च को बंद होने का मतलब हो गया
कि हमारे खाते शुरू कब होते हैं, 1 अप्रैल को। हमारा साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन की यही कंडीशन होगी गुणनफल विधि की कि हमें तारीख और राशियाँ दे रखी होगी, अलग अलग तारीखें, अलग अलग राशियाँ। उसके बाद खाते बंद होने की तारीख और ब्याज की दर दे रखी होगी। अब हम इस कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे गणना करेंगे, तो ये जैसा कि गुणनफल विधि है, इसका फॉर्मूला होगा गुणनफलों का योग इंटू ब्याज की दर बटा 100 इंटू 12। ठीक वैसे ही जैसे पूंजी पर ब्याज की गणना की थी उस सूत्र से ही वहाँ पे हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाली थी। तो इफेक्टिव के लिए क्या करते थे, जो पूंजी लगी होती थी उसको उसके समय से गुणा करते थे। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ गुणनफल से मतलब है कि जो आहरण की राशि है उसका जितने महीने तक, अब जिस तारीख को उसने आहरण किया उस तारीख से लेकर खाते बंद होने की तारीख तक की अवधि से गुणा करेंगे महीनों की संख्या से। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे डेट, सेम टू सेम ये दो कॉलम बनेंगे डेट और अमाउंट के। तो देखिए बेटा इस तरह से अपन ये टेबल बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में गुणनफल विधि में, जिसमें दो कॉलम यही होंगे डेट और अमाउंट वाले। डेट और अमाउंट सेम कॉपी करेंगे। तीसरा कॉलम होगा पीरियड का और चौथा होगा प्रोडक्ट का, यानी कि गुणनफल वाला। अब पीरियड का मतलब किस तारीख को आहरण किया, 1 मई को। तो 1 मई यानी अभी मई तो शुरू हुआ है, तो मई से लेके मार्च तक कितने महीने कैलकुलेट होंगे, तो मई जून जुलाई से लेके दिसंबर तक तो 8 महीने ये हो गए, और 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल कितने महीने हो गए, 11 महीने। इसी टाइप से ये 1/8 यानी 1 अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो ये 8 महीने। ये है 31 अक्टूबर, 31/10, तो अक्टूबर तो खत्म हो गया, लास्ट डेट है। तो अब नवंबर से स्टार्ट करेंगे, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और की 5 महीने। और फिर है 1 फरवरी, तो फरवरी से स्टार्ट हुआ ना, तो फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए, 2 महीने। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो 11 चौक 44,000, फिर उसके बाद 6 48,000, 5 25,000 और 10 गुना 20,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ये टोटल कर देंगे यहाँ पर इसकी सबकी 48 और 44 हो गए आपके 92,000, 92 और 25 1 17, 1 17 और 20 1 37, 1,37,000 रुपये इसकी टोटल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से ये टेबल बनेगी। अब हम इस फॉर्मूले से आर पर ब्याज की गणना करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग कितना है हमारा, 1,37,000 गुणा ब्याज की दर। ब्याज की दर प्रश्न में दे रखी है हमें 6% राशि, तो ये 6 और बटा 100 गुना 12, तो वही 2 0 से 2 0 कट, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये बच गया मेरे पास है 1370 बटा 2, भाग लगाएंगे 2 6 12, 1 बचा 17 हो गए, 2 8 16, पीछे 1 बचा 5 हो गए, 2 बचे 10। कितने रुपए आ गए भाई, 685 रुपए। क्या देगा, आहरण पर ब्याज। तो ये हमारी कौन सी विधि थी, गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट मेथड्स, औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, तो बेटा देखिए अब हम करते हैं नंबर सी, औसत अवधि विधि से ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना की औसत अवधि विधि। सबसे पहले फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग गुणा रेट गुणा एवरेज पीरियड बटा 100 इंटू 12। टोटल ड्राइंग का मतलब होगा, अब यहाँ पे जैसा कि उनका समय निश्चित होगा हर महीने या हर 2 महीने से या हर 3 महीने से त्रैमासिक वगैरह, तो साल भर में जितना आहरण उन्होंने किया, मान लीजिए उन्होंने पूरे साल आहरण किया और हर महीने 3,000 रुपये का आहरण किया, तो 3,000 इंटू 12 करेंगे तो टोटल आहरण कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। इसी प्रकार अगर किसी ने 4,000 किया तो 12 चौक 48,000 रुपये, किसी ने 5,000 किया तो 12 पंजे
60 यानी कि 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा उनका कुल आहरण। अब मान लीजिए 12 महीने नहीं करके उन्होंने 10 महीने किया, तो 10 किया 30,000, 10 चौक 40,000, 10 पंजे 50,000। ये आहरण की क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी, टोटल ड्राइंग आ जाएगा, कुल आहरण की राशि, कुल आहरण की राशि। ओके, रेट जो प्रश्न में दी हुई होगी 10%, 6%, 9% जो भी दिया हुआ है वो रेट यहाँ लिखी जाएगी। 100, 12 ये फिक्स है। फिर आता है एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रश्न में क्या शब्द होगा कि तब इसकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। तो देखिए इसको समझते हैं अपन एवरेज पीरियड को, कि एवरेज पीरियड की गणना कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। ये तो होगी स्थिति, ये हो गया प्रतिमाह आहरण करने पर, यह है त्रैमासिक आहरण करने पर। ओके, देखिए बेटा, अब प्रतिमाह आहरण के अंदर भी 3 परिस्थितियां बनती है मोस्टली। एक तो माह के प्रारंभ में, एक माह के अंत में, एक माह के मध्य में, एक त्रैमासिक के प्रारंभ में, एक त्रैमासिक के अंत में और त्रैमासिक के मध्य में। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है एवरेज पीरियड की गणना होगी। अगर शुरू में है, माह के प्रारंभ में है तो n+1/2, अंत में है तो n-1/2, और अगर मध्य में है तो केवल n/2, n/2। अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ मंथ्स, महीनों की संख्या के कितने महीने तक उन्होंने आहरण किया। मान लीजिए कि साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में पूरे साल आहरण करते हैं, पूरे साल का मतलब 12 महीने हो गए, तो ये हो जाएगा 12 + 1/2, यानी 12 + 1 कितना हो जाएगा 13/2। अभी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 12 महीने तक आहरण किया तो 12 + 1/2 13 हो जाएगा, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5। इसी टाइप से ये हो जाएगा 12 - 1/2, 11/2 का 5.5, और ये हो जाएगा 12/2, तो 12/2 से आ जाएगा ये 6। तो एवरेज पीरियड ये हो जाएगा 6.5, इस कंडीशन में 5.5 और इस लास्ट कंडीशन में 6। ये क्या हो जाएगी, औसत अवधि। कब, जब हर महीने आहरण कर रहे हो और वहां पे दिया हुआ होगा कि भाई जैसे मान लो 3 साल आ रहे ABC, ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में ये लाइन लिखी हुई होगी, तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में लिखते ही n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, बी प्रत्येक माह के अंत में, तो प्रत्येक माह के अंत में n-1/2। फिर सी प्रत्येक माह के मध्य में, तो प्रत्येक माह के मध्य में n/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे n का मतलब क्या होगा, महीनों की संख्या। और अमूमन जब तक कुछ नहीं किया हुआ, वर्ष के दौरान शब्द लिखा हुआ है तो महीनों की संख्या कितनी होगी 12। लेकिन अगर किसी प्रश्न के अंदर डेट दे दे कि इस डेट से लेके इस डेट तक, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितने महीने हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कह दिया 1/7/2018 से 31/12/2018, तो 1/7 का मतलब जुलाई और 31/12 मतलब दिसंबर। तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो वहाँ पे n की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर वो कह रहे 1/10 या 1/10/2018 से 30/6/2019, तो यहाँ पे 1/10 का मतलब अक्टूबर है और 30/6 का मतलब जून है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी से जून, 6 और 3 कितने हो गए, 9 महीने। तो यहाँ पे n की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। लेकिन जब कह रहे वर्ष के दौरान हर महीने पूरे साल भर, तो वहाँ पे n का मतलब 12 ही होगा। ठीक है, तो 12 + 1, 12 - 1 और 12/2। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया प्रति माह। लेकिन अगर प्रश्न के अंदर वर्ड दे रखा है त्रैमासिक, तो हमें कुछ नहीं, बस ये जो +1 और -1 है इनकी जगह +3 और -3 करना है। यानी कि n+3/2, n-3/2 और ये n/2 ही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा मध्य वाले में। ये कोई भी हो, कितने भी महीने का हो, चाहे कैसे भी निकालते हो। त्रैमासिक का मतलब है कि 3 महीने में एक बार आहरण करना, या तो शुरू में, या बीच में, या अंत में। ओके, 3 महीने खत्म होने के बाद। तो ये त्रैमासिक वाला जो है वो 3 महीनों के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्टली या तो प्रतिमाह आता है या त्रैमासिक आता है, इसके अलावा कभी भी अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं आएगा।
ठीक है। पता चल गया आपको एवरेज पीरियड की गणना कैसे करेंगे। तो एवरेज पीरियड की गणना हमेशा कैसे होगी कि प्रति माह है जब तो n+1/2 और त्रैमासिक है तो n+3/2। कब? माह के प्रारंभ में, ये शब्द होना चाहिए, माह के प्रारंभ में, माह के अंत में, माह के मध्य में, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। तो अपन लेते हैं एक एग्जांपल, फिर उसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है औसत अवधि विधि का। इस विधि से समझते हैं ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार है और वे फर्म से निम्न प्रकार आहरण करते हैं। पहला, ए प्रत्येक माह के अंत में, अंत वाले में क्या होगा माइनस, अंत में ₹5,000। बी प्रत्येक माह के प्रारंभ में ₹4,000, प्रारंभ में क्या होगा प्लस। और सी प्रत्येक माह के मध्य में ₹6,500, तो मध्य में क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, केवल n/2 रहेगा, ठीक है। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। चलिए, सबसे पहले अपन का जैसा कि फॉर्मूला था कि भाई कुल आहरण, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अपन को चाहिए कुल आहरण। अब कुल आहरण के अंदर ए ने जैसा कि हर महीने कितने किए 5,000 रुपए, तो 12 से गुना कर दो, 12 60,000 रुपए ए का कुल आहरण आ जाएगा। इसी टाइप से बी को लेते हैं, तो बी ने हर महीने कितने किए 4,000 रुपए, तो 4,000 का गुना 12 से कर दो, 12 चौक 48,000 रुपए, ये बी का आहरण आ गया टोटल। फिर सी का, तो सी ने जो है वो 6,500 हर महीने किए, गुना करेंगे 12 से, तो ये आ जाएगा रुपए 78,000। 12 से 72 यानी कि 72,000 और 12 × 60 6,000, 72 और 6 कितने हो गए 78,000 रुपए। ओके, तो ये तो हो गया आहरण की कुल राशि। दूसरा होता है दर, तो दर अपन को दे रखी है। तीसरा आता है औसत अवधि। अब यहाँ पे औसत अवधि की कैलकुलेशन करते हैं। औसत अवधि की गणना, औसत अवधि की गणना में जैसा कि पहला ए है, तो देखिए औसत अवधि वैसे तो अपन को डायरेक्टली पता है कि ये क्या आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई यहाँ पे प्रत्येक माह, तो महीने वाला है तो +1 और -1 रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात n, तो n यानी महीनों की संख्या, तो यहाँ कुछ नहीं है तो वो पिछले साल का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का हो जाएगा n+1/2 यानी कि 12 + 1/2, ये हो जाएगा 6.5। फिर b का लेते हैं, तो b का हो जाएगा डायरेक्टली 12 - 1/2 यानी 11, तो 5.5। और फिर c का लेते हैं 12/2, तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहला जैसा कि ए बराबर, ए का सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार औसत अवधि विधि में फॉर्मूला कुल आहरण, तो कुल आहरण एक बार फॉर्मूला लिख देते चलिए। कुल आहरण इनटू दर इनटू औसत अवधि बटा 100 × 12, तो ये हो जाएगा कुल आहरण ए का कितना था 60,000 रुपए, ये 60,000 गुणा दर 10, औसत अवधि, तो औसत अवधि देखिए, अच्छा ए ने अंत में किया है तो प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आने से इसका हो जाएगा 5.5। ये हमने मिस्टेक कर दी गई क्योंकि ए के लास्ट में दिया हुआ है और इसके प्रारंभ में दिया हुआ है, तो लास्ट में माइनस और इस में प्लस, तो ये होएगा 6.5।
तो ये हो जाएगा आपका 5.5 बटा 100 गुना 12। अब देखिए इसको काटते हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गई, फिर 12 के काटने से 60 को काटा 5 होगा तो ये 50 हो गए। 50 इंटू 10 500 और 500 इंटू 5.5 करेंगे तो ये हो जाएंगे 55 पंजे 275 यानी 2750 रुपए ये आरएन पर ब्याज आ जाएगा। इसी टाइप से कैलकुलेशन करते हैं बी के आरएन पर ब्याज की। तो बी के आरएन पर ब्याज की कैलकुलेशन में डायरेक्ट आरएन लिखेंगे 48,000 गुणा ब्याज की दर वही 10% और समय हो जाएगा 6.5 औसत अवधि बटा 100 इंटू 12। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ये गई 12 चौक 48 40 इंटू 10 400 इंटू 6.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2600 रुपये 2600 रुपये। ये क्या आ गया बी के आरएन पर। इसी टाइप से सी का कैलकुलेट कर लेते पास में तो वही कुल आरएन कितना 78,000 रुपये गुणा दर 10% और औसत अवधि 6 ये सी की औसत अवधि 6 बटा 100 गुना 12 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर 12 के 12 से काट दो 12 6 72 पीछे 6 बजे या चलो इसको इसी ये रहेगा 6 दूनी 12 और 2 से काट दिया तो 2 से 10 को काट दिया 5 और बची अपने पास 780 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 3900 रुपये। 78 पंजे होता है 390 तो ये हो जाएगा रुपये 3,900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आरएन पर ब्याज की गणना की औसत अवधि विधि। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हमारे आरएन पर ब्याज की गणना की कितनी विधियां पढ़ी थी? सरल विधि, फिर उसके बाद गुणनफल विधि और तीसरी औसत अवधि विधि। बस अब इसके अंदर औसत अवधि विधि के अंतर्गत जो है वो मेन इसका ध्यान रखना है औसत अवधि का और महीनों की संख्या का और हर महीने है या त्रैमासिक है, ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब महीनों की संख्या होगी। अब अगर पूरे साल नहीं है वो प्रश्न में तारीख देगा कि इस तारीख से इस तारीख, तो वहाँ पे महीनों की संख्या कैलकुलेट कर लेनी है कि भाई कितने महीने हो रहे हैं, तो वही यहाँ पे यूज करने महीनों में n-1 n+1 के अंदर, ठीक है, और n/2 के अंदर। फिर अगर त्रैमासिक है तो +1 -1 की जगह क्या आएगा +3 और -3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आरएन पर ब्याज की कैलकुलेशन के मेथड का। अगले टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे बंद साझेदारी बहियों में समायोजन, यानी कि अगर खातों को बंद कर दिया जाए तो उसके बाद समायोजन कैसे होते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर अपन ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट किया था, ठीक वैसे पार्टनरशिप के अंदर भी अगर कोई एडजस्टमेंट रह जाएंगे तो उसको किस टाइप से किया जाएगा, इसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।